जी हाँ, बिल्डिंग बाजार, आपके सपनों के आशियाने के बारे में आज हम बिल्डिंग बाजार में बातचीत करेंगे। सपनों का आशियाना और सपनों के आशियाने को बनाने में किस तरह की परेशानी होती है, उससे जुड़ी जानकारी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिल्डिंग बाजार प्रोग्राम की आखिर परिकल्पना क्यों की गई, इसका मकसद क्या है, ये हम आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की 3 मूलभूत जरूरतें हैं। उसमें आशियाने का अपना ही महत्व है। दरअसल बिल्डिंग बाजार प्रोग्राम की परिकल्पना इसी उद्देश्य से की गई है ताकि लोगों को अपने सपनों का घर सहजता और सरलता से मिल सके, लोग ठगी का शिकार ना हो। हम इस कार्यक्रम में जमीन, फ्लैट, फाइनेंस, रेरा या यूं कहें कि नक्शा से निर्माण तक की सभी पेचीदगियों को सुलझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हम इस कार्यक्रम में आम जनता से लेकर बिल्डर और बिल्डिंग से जुड़े तमाम उद्योग के धंधे के लोग, सरकारी अधिकारी और लीगल एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का मकसद है आपको सटीक और सही जानकारी उपलब्ध कराना ताकि आप अपने सपनों का आशियाना बिना किसी व्यवधान के बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, DTV भारत। तो इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि आप अपने सपनों का आशियाना बिना किसी व्यवधान के बना सके। और ऐसे में आपकी परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, क्या कुछ आपको परेशानियां हो सकती हैं और किन परेशानियों से आपको बचना होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। तो आइए सबसे पहले अपने खास मेहमान का परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं इंजीनियर मदन गुप्ता जो कि फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ जुड़ी हैं, बता दें आपको, कल्याणी गुप्ता जो कि WBC बिहार की हेड हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरु अधीन जो कि हडको के एक्स ज्वाइंट GM हैं बड़ौदा से, और इनका बिहार से भी काफी ताल्लुकात रहा है। तो ये हमारे खास मेहमान हैं जो कि हमारे साथ चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको किन तरह की परेशानियों से दूर रहना है, क्या कुछ परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं, क्या कुछ रोड़े आ सकते हैं जब आप अपने सपनों के आशियाने को बनाने जाएंगे। तब सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर मदन गुप्ता जी से, कि जो कि जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। मदन जी, हम जानना चाहेंगे, जब लोग मकान खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, सपनों का आशियाना होता है, और ऐसे में जब हम जमीन खरीदते हैं या खरीदना चाहते हैं तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे कैसे बचें, क्या करें कि लोग इस तरह से परेशानियां जो सामने आती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उससे बचा जा सके? जी, पहले तो DTV के जो दर्शक हैं सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और जो अभी बता रहे हैं कि किस तरह के जब हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले लोकेशन देखना चाहिए आदमी को कि जो लोकेशन कैसा है। उस लोकेशन में हमारी जो फैमिली मेम्बर है, जैसे स्कूल कॉलेजेस नज़दीक है या नहीं है, हमारे जो ऑफिसेज हैं वो कितनी दूरी पे है, और एक्सेसिबल हमारा जो 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 प्लॉट लेने जा रहे हैं वो कितनी दूरी पे है या नहीं है, वहाँ वाटर लॉगिंग है कि नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो लोकेशन का करेंगे हम लोग कि ये कौन सा लोकेशन हमारे लिए सूट करेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ज़मीन लेने जा रहे हैं, जो ज़मीन की अवेलेबिलिटी है वो किस तरह की ज़मीन है, वाटर लॉगिंग है या नहीं है, वहाँ का उसकी जो सॉइल की जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ की जो कैपेसिटी है वो है कि नहीं है, और आसपास का जो माहौल है वो कैसा है। ये सब बातों को सबसे पहले हम लोग ध्यान में रखते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनेंस को देखते हैं कि किस तरह से फाइनेंस करेंगे, हम लोग कैसे लेंगे, रजिस्ट्री कैसे कराएंगे, हमारा बजट क्या है, ये सब बातों को ध्यान। बिल्कुल,
तो आपने जाना होगा, आप समझे होंगे कि किस तरह से जब आप ज़मीन खरीदने जाते हैं तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर ज़मीन खरीदनी चाहिए। और यही सवाल मैं कल्याणी जी से भी दोहराना चाहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका भी जो जवाब होगा वो भी इसी प्रकार का होगा, लेकिन हम चाहेंगे, क्योंकि आप भी जानती हैं, अच्छी जानकार है, किस तरह से लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, लोग काफ़ी उलझन में होते हैं कि ज़मीन खरीदने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें, तो फिर क्या करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले मैं भी DDTV को ये अभिनंदन करना चाहती हूँ, इसके लिए थैंक यू जो मुझे यहाँ पे बुलाया। और मैं दर्शकों का क्या क्लाइंट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ, जो लोग भी परचेजर हैं, जो ज़मीन खरीदने के लिए या बिल्डिंग या फ्लैट्स खरीदने के लिए जाते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतों से सामना करना पड़ता है। वो इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जो ज़मीन मैंने खरीदा है वो टाइटल क्लियर है कि नहीं है, रजिस्ट्री तो गलत तरीके से भी मिल जाती है। लेकिन जो ज़मीन हम खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी भी देखना ज़रूरी है। ज़मीन जो हम खरीद रहे हैं उसमें हमें चाहिए कि जो हमारा कॉलेज है, स्कूल है, मंडी बाजार है, ये सब हमारा नज़दीक होना चाहिए। अगर हम बिल्डर हैं तो हम ये भी सब चीज़ देखेंगे कि हमारे जो लोग क्लाइंट्स हैं वो हमारे लिए एक्सेसिबल हैं कि नहीं हैं। तो ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ हैं जो ज़मीन को खरीदने के लिए या ज़मीन को जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उस समय हमें देखने की आवश्यकता पड़ती है कि किस तरह का ज़मीन होना चाहिए, जिससे हमारा पब्लिक भी आ सके और है हम उनको सही अफोर्डेबल हाउसेज भी प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल। तो मदन जी और कल्याणी जी, हमारे साथ हमारे अतिथि भी जुड़े हुए हैं, गुरुअधीन जी जुड़े हुए हैं, जो कि हडको के एक्स जॉइंट GM रहे हैं और उनका बिहार से काफ़ी ताल्लुकात है। गुरुअधीन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है DTV भारत में, और आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी कि जो लोग जमीन खरीदते हैं, क्योंकि आप हडको में भी रह चुके हैं, वहां भी काम कर चुके हैं, और आप हमारे दर्शकों को, जो हमारे दर्शक हैं जिन्हें काफी परेशानी है, उन्हें ये सलाह दीजिए कि जब वो जमीन खरीदते हैं तो उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। खरीदने से पहले जी, ये देख लिया जाए कि जमीन का उपयोग क्या है जी, वो औद्योगिक उपयोग की है कि मकान बनाने लायक है, रिहायशी उपयोग की है, या खेती के उपयोग की है, या कमर्शियल उपयोग की है, व्यावसायिक उपयोग की है। और दूसरी चीज ये भी सुनिश्चित कर ली जाए कि उस पर जो आप नक्शा बनवाना चाहते हैं वो नक्शा पास हो पाएगा नगर निगम या म्युनिसिपैलिटी से। बिल्कुल। तो गुरुअधीन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, इंजीनियर मदन गुप्ता जी हैं, कल्याणी गुप्ता जी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। और मेरा जो सवाल है, जैसा कि हमने पूछा कि जमीन जब खरीदते हैं, क्योंकि सबसे जो पहला प्रोसेस होता है जमीन खरीदना ही होता है, अपने आशियाने को एक नया रूप देने के लिए, और ऐसे में परेशानियां तो काफी होती हैं। जमीन खरीदने में भी परेशानी होती है और किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दूसरा सवाल मैं कल्याणी जी से करूंगी कि कल्याणी जी, आप लोग जब कोई प्रोजेक्ट लेती हैं तो किस तरह की जमीन को आप प्राथमिकता देती हैं? हम उस तरह की ज़मीन को प्राथमिकता देते हैं कि उसका टाइटल सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए, कोई तरह का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जहां वो परचेज्ड, और जब हम परचेज्ड लैंड कर लेते हैं तभी हम है उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, सो दैट कि पब्लिक का पैसा अगर लेकर के हमें बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उनका पैसा फंसे नहीं, सिक्योर रहे और है उनको प्रॉपर तरीके से है ऑन द टाइम उनको प्रोजेक्ट मिल जाए। तो हमारा जो हम लोग प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, जैसा कि आपने बताया वर्ल्ड बिजनेस सेंटर, तो उसमें हमने पहले पूरा प्लॉट हमने खरीद रखा है, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी 10.5 एकड़ पे हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए और हम लोग यही सब चीज़ ध्यान में रखते हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कह सकते हैं कि ज़मीन को प्राथमिकता दी जाती है और ऐसे ज़मीन को खरीदवाती हैं। अब हम मदन जी के पास चलेंगे। मदन जी, आजकल ज़मीन की बात कर ले तो आजकल लोग, जो जनरेशन है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है, अब लोग सीधा फ्लैट पर आते हैं। लोग ज़मीन के टेंशन को थोड़ा, उन्हें भी लगता है कि ये थोड़ी पेचीदगी का मामला है, तो वो फ्लैट पर आते हैं, वो सीधा फ्लैट बुक करवाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि फ्लैट का क्या कॉन्सेप्ट है और इसे लेने में किस तरह की सावधानियों को बरतना चाहिए, क्योंकि काफी हम फ्रॉड की केसेस सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, इसमें भी काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे हमारे दर्शक कैसे बचे? देखिए, सबसे पहले फ्लैट क्यों खरीदते हैं लोग? दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो उनको एक प्राइम लोकेशन में रहना है, तो वहाँ जमीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ सारे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ
बंद हो चुके हैं, तो वर्टिकल ग्रोथ का मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। तो लोग अपने सुविधा के लिए कि जहाँ हमारा जो आसपास में हमारा बिजनेस सेंटर है, इसको बच्चों को सुख सुविधा है, उसके हिसाब से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं। ये सबसे बड़ा रहता है। दूसरा कि जो लोग रिटायर्ड पर्सन हैं, जो अभी तक कभी जमीन खरीदे ने अपने परिवार की समस्याओं को समाधान करने में लगे हैं, बाद में जब वो रिटायर करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम रेडी टू पोजीशन में, जब हम रिटायर करें अपने गवर्नमेंट के क्वार्टर से सीधा हम अपने फ्लैट में जाएं, तो इसका ये प्रचलन शुरू हो गया था। और इसी के लेकिन जो फ्लैट लेने वक्त में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जो बिल्डर है उसका बैकग्राउंड क्या है और रेरा में वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसकी सारी अब तो सारी चीज़ें वेबसाइट पे, उसका मैप कैसे पास कब हुआ है या मैप का कब उसकी अवधि है, उसकी टेक्निकलिटी में नहीं फंसे। दूसरा कि उसकी जो बजट का जो है वो बजट का बहुत प्रावधान जरूर रखें कि जो बिल्डर से सारा जो कितना लग सकता है, हमारा रजिस्ट्री कॉस्ट कितना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बैंक फाइनेंस कर देती है और लेकिन जब रजिस्ट्री नहीं कर पाते हैं, पोजीशन नहीं ले पाते हैं, तो अपनी पूरी प्लानिंग जो है, बजट की पूरी प्लानिंग रहनी चाहिए उनको कि कब हमको पोजीशन लेना है और कब हमको उसका देखना है। बिल्कुल। तो इस तरह की जो परेशानी है उससे आप बच सकते हैं अगर आप इन स्टेप्स का पालन करेंगे, इन प्रक्रियाओं से गुजरेंगे, तो कह सकते हैं कि तमाम जितने भी नियम कानून है उन्हें पालन करेंगे तो हम किसी भी तरह की फ्रॉड से बच सकते हैं। और इस तरह की सावधानियां अगर हम बरतेंगे तो रेरा ने सारा अब ऑनलाइन रख कर दिया है कि आप जिस फ्लैट को खरीद रहे हैं वो डबलिंग नहीं हो सकती है और इसका पोजीशन डेट वगैरह है। तो बहुत बार अमूमन क्या होता है कि किसी भी कारण, जैसे अभी कोविड है तो कोविड के टाइम में स्लो हो गया है, जो मार्केटिंग भी स्लो हो गई है और कंस्ट्रक्शन भी स्लो हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लोग परचेज किए हैं फ्लैट उसको डबल मार पड़ रही है। एक तो कोई टाइमली उनको पोजीशन नहीं मिल रही है, एक उधर बैंक का EMI स्टार्ट हो गया है, और तीसरा कि जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां भी वो रेंट दे रहे हैं। तो कभी कभी इस तरह की समस्याएं तो आती है, उसको ध्यान में रखकर ही फ्लैट की तरफ। बिल्कुल। और कल्याणी जी से भी हम सवाल करना चाहेंगे। कल्याणी जी, क्या बिहार में भी आपका प्रोजेक्ट काम करेगा? हाँ बिल्कुल, वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट बिजनेस इन प्रोजेक्ट इन बिहार ऑल्सो, बट अभी टाइम है। अभी हम लोग तो नोएडा बेस्ड काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कंस्ट्रक्शन कर रखा है, प्लस पूरा परचेज लैंड कर रखा है। उसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। तो और जहाँ तक फ्लैट का कॉन्सेप्ट है वो भी बिहार के लिए, और जैसा आपने बताया कि आदमी को मतलब किस तरह का फ्लैट्स लेना चाहिए और क्या फ्लैट्स आपके लिए फ़ायदेमंद है नहीं है। बिल्कुल। तो फ़ायदेमंद, अगर हम सपोज दैट कि कहीं हम ज़मीन लेकर के घर बनाते हैं तो उसमें एक तरह की दिक्कत आ जाती है, हमें सिक्योरिटी नहीं मिलता है, पानी का टैंकी हमें खुद भी इस्टेब्लिश करना पड़ता है, सोसाइटी नहीं मिलती है, हमारे बच्चे हैं कहाँ खेलने जाएँ, घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो और जब हम फ्लैट्स लेते हैं तो वहाँ बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, सिक्योरिटी मिलता है, पानी वानी का मोटर जो चलाते हैं उसका कोई चक्कर नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ है। बच्चे को हम घर पे अकेले छोड़ करके भी जा सकते हैं। तो लोग इसलिए फ्लैट्स को प्रीफर करते हैं कि हमें फ्लैट्स अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आजकल जो अब सीन चल रहा है कि फ्लैट्स लोगों को पैसा देने के बाद भी पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए रेरा बना है। तो अब रेरा हमारा बिहार में कैसे काम करता है, कितने लोगों को प्रोजेक्ट दिलवाता है और क्या करता है, तो ये अभी रेरा का क्वेश्चन मार्क्स है अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे पटना में वासी मतलब लोग हैं जिनको प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं लेकिन उनको प्रोजेक्ट मिल नहीं पाया है। तो अब देखना ये है कि फ्लैट्स उनको मिलता है नहीं मिलता है। फ्लैट्स बहुत सारे लोग मिल भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, अच्छे बिल्डर्स भी हैं यहाँ पटना में जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और कल्याणी जी, ऐसे भी है कि कई ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो वादे बहुत करते हैं कि इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, पार्किंग की सुविधाएं होंगी, जनरेटर की सुविधाएं होंगी, CCTV कैमरास की सुविधाएं होंगी, लेकिन इस तरह की सुविधाएं जब फ्लैट बन के तैयार होता है तो इस तरह की सुविधाएं नहीं होती हैं और उसके बाद लोगों को काफी दौड़ना पड़ जाता है, लोगों को फिर बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दो कारण होता है, या तो बिल्डर है वेल प्लान्ड नहीं किया है अपनी चीजों को लेकर के, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उन्होंने अपना एस्टिमेट जो रखा है उसमें वो टाइम लिमिट पे वो दे नहीं पा रहे हैं, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट्स है, जो ग्राहक हैं जो आपके पास फ्लैट्स लेने जा रहे हैं, वो पैसा प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, तो दोनों तरफ से दिक्कतें आती है। तो इसको सॉर्ट आउट है कैसे करना है, ये तो एक मिल बैठ करके ही देखा जा सकता है इसको।
और हाँ, और हमारी सरकार क्या और एक्शन ले सकती है, जो लोग अभी पोजीशन नहीं दे रहे हैं वो अभी एक सोचनीय विषय है। बिल्कुल। और हाँ। ये सवाल मैं मदन जी से भी करूंगी कि मदन जी, बिल्डर्स जो हैं वो प्रोस्पेक्टस दिखाते हैं जब लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, तो प्रोस्पेक्टस में काफी चीजें होती हैं, उसके बाद वो ये भी दावे करते हैं, बिल्डर्स के द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि पहले जो मकान है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत सारे वादे किए जाते हैं और वो वादे पूरे नहीं होते हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे में। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो जो नेचुरल फिनोमेना जिस तरह से अभी कोविड में अब और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जैसे भी बालू का समस्या है, कभी नक्शा पासिंग का समस्या है, रेरा का समस्या है, तो इस तरह से इसके चलते भी प्रोजेक्ट जो डिले होती है, तो ये डिले में सिर्फ बिल्डर का ही नहीं होता है। और प्रॉपर कारण क्या होता है कि रेट वगैरह जब जिस वक्त जो लोग खरीदने वाले बायर्स होते हैं, तो पहले बिल्डर सिर्फ अपनी सुविधा की कर तो देते हैं बाद में, लेकिन उस वक्त बताते नहीं हैं कि ये आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट इतना लगेगा। तो पहले तो सिर्फ अपने उनका इंटरेस्ट रहता है कि फ्लैट जो है वो सेल हो जाए हमारा, और फ्लैट का जो पैसा वो हमको मिल जाए। बाद में जो इम्यूनिटीज की बात एक लमसम में कर दे कि हम लोग प्लान करके दे देंगे। तो उस वक्त में जब उनको जब प्लानिंग जब फाइनल स्टेज में आती है, जब वो बात करते हैं, तो जब तक रेट वगैरह बढ़ जाता है या ओवर बजटिंग हो जाती है, तो ये एक समस्या बिल्डरों को भी रहता है और पब्लिक की समझदारी भी नहीं रह पाती है कि नहीं ये हमें देना है। लोग कहते हैं कि नहीं साहब, अभी मैंने एक बिल्डर से बात कर रहा था तो कहा कि नहीं हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, हम तो लिफ्ट का यूज नहीं करते, हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। तो बहुत तरह की समस्या आती है। दूसरी समस्या जो रखरखाव में देखा जाता है, समस्याओं से कैसे बचे मदन जी? समस्याओं को लोगों को अवेयर होना होगा, और जो एक कमिटी जो बनती है, जो आप एसोसिएशन जो बनता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अभी जितनी जमीन जो लोग रहते हैं वो लैंड ओनर होते हैं, तो उनके पास लोग खाली रहती है उनकी फ्लैट्स, तो उनके एक पैसा नहीं आता, तो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती है और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते अपने एसोसिएशन में। अगर आपका जिस एसोसिएशन स्ट्रांग है उसका मेंटेनेंस और सब बाकी सब अच्छी रहती है, उनका बिल्डिंग का रखरखाव अच्छा रहता है और एक अच्छा माहौल भी बना रहता है लोगों का। बिल्कुल। तो और भी जानकारियां लेंगे, फाइनेंस से भी जुड़ी तमाम सवाल हैं जो आपके मन में भी चल रहे होंगे, उन सवालों का भी जवाब हम अपने फाइनेंस एक्सपर्ट से लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे खास मेहमान, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपके तमाम सवालों का जवाब हमारे मेहमान द्वारा दिए जाएंगे। जल्द हाजिर होंगे। हमारा प्रोजेक्ट है अपना आशियाना होम्स प्राइवेट लिमिटेड, पटना सेंट्रली में, जो जगदेव पथ से नियर मतलब 5 मिनट की दूरी पर रूपसपुर एक जगह है, यमुना ग्रीन, जो एक 93 फ्लैट्स उसमें बन रहे हैं। और पटना सेंट्रल में इससे सस्ता कोई प्रोजेक्ट हम उम्मीद करते हैं बनिया, मतलब वहाँ जहाँ पे मेट्रो है, 700 मीटर पे आपका मेट्रो स्टेशन हो, 1 किलोमीटर पे बेली रोड है, एयरपोर्ट आपके बगल में 2 किलोमीटर के पास आपका पटना का एयरपोर्ट है, और पटना का जितना ब्रांडेड स्कूल हम बोल सकते हैं वो भी मतलब 1 किलोमीटर के आसपास दायरे में आपका हमारा प्रोजेक्ट है। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम बिल्डिंग बाजार में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे आपके सपनों के आशियाने के बीच कोई भी रोड़ा ना आए, यानी जो भी परेशानियां हैं उस परेशानियों का हल हम आपको बताएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर परेशानियों का, आपके हर सवाल का हम जवाब दे सके। और ऐसे में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और अब सीधा हम जुड़ेंगे हमारे बड़ौदा से, जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं गुरु अधीन जी के पास, और गुरु अधीन जी से हम जानेंगे कि अधीन जी, जिस तरह से लोग फ्लैट लेते हैं, तो फ्लैट लेने के लिए आपसे भी यही सवाल करूंगी कि लोगों को क्या करना चाहिए। नहीं, फ्लैट अगर जैसे आप ले रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ले रहा है फ्लैट, तो फ्लैट के लिए तो ये मान के चला जाता है कि इस पर बिल्डिंग परमिशन वगैरह ले ली गई होगी नगर निगम से, उसका नक्शा अप्रूव होगा और रिहायशी ही होगा अगर फ्लैट है। अगर व्यावसायिक फ्लैट नहीं है तो। और दूसरी चीज ये कि नक्शा नगर निगम ने पास किया है कि नहीं किया है, ये पता कर लिया जाए और सुनिश्चित कर लिया जाए। इस टाइटल सर्च की बात आती है, वो तो दोनों ही मामलों में किया जाएगा, अगर जमीन खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं। टाइटल सर्च के लिए अलग से नियम है।
बिल्कुल गुरुवरीन जी, आपकी तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। हमारे स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, तो उनसे भी हम जानकारियां ले रहे हैं और हमारे दर्शकों को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी परेशानी है उनसे हम उनके हर सवाल का हम जवाब दे सके। और अब हम सीधा चलेंगे कल्याणी गुप्ता जी के पास। आपने बताया आपकी जो कंपनी है वो नोएडा बेस्ड है, तो जो बिहार के लोग हैं वो अगर आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, तो वो फिर क्या करें? और फाइनेंस को लेके जो परेशानियां होती हैं तो उसमें आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से मदद करती है? देखिए, बिहार के जितने भी लोग हैं वो लोग लेना तो चाहते हैं फ्लैट्स या कमर्शियल, लेकिन उनके पास जानकारियां नहीं होती है जी। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं नोएडा में, तो नोएडा एक तो हमारी पहली बात की है इंडिया की कैपिटल है पहला। दूसरा ये कि वहाँ पे इंडस्ट्री है, जॉब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लोग हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनकी एजुकेशन है। तो वहाँ पे अगर कोई रेसिडेंशियल लेना चाहता है तो उसमें एक ही चीज़ है कि आप 10% दीजिए, बाकी 90% फाइनेंस हो जाता है। कमर्शियल में क्या है कि आप 50% दीजिए, 50% हमारे प्रोजेक्ट पे, चूंकि हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से फुल्ली पेड लैंड है, तो जब पूरा चीज़ एक्वायर किया हुआ है, पूरा परचेज किया हुआ है, तो आपको लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो हम लोग 50% आपका प्रोजेक्ट पे आप दीजिए और 50% कमर्शियल पे हम लोग लोन भी करते हैं, और हम लोग 8% का रिटर्न भी देते हैं अपने कस्टमर को, और 9 ईयर के लिए है लीज गारंटी भी करते हैं। और वहाँ पे जनरली जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं, सब चूंकि देश की राजधानी है दिल्ली, तो वहाँ पे जितनी भी इस्टेब्लिश कंपनियां हैं या अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ नोएडा आती है, नोएडा आ रही हैं, और आते भी जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका फिल्म सिटी 750 एकड़ पे है, आपका टॉय सिटी है, फिर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है कि 2024 में है, वहाँ पे रनिंग पोजीशन में भी आ जाएगा। तो इस कारण से नोएडा में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और लोग चाहते हैं कि बिहार के लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और वहाँ पे इतना सख्त रूल्स रेगुलेशंस है कि जब आम्रपाली और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हुए जो कि वहाँ पे अभी प्रॉपर नहीं दे पाए, जिसको NSLT वालों ने और NDCC वालों ने लेकर के है उनको हैंडओवर किया, उसके बाद से और रेरा के स्ट्रिक्ट पोजीशन के बाद, एक्शन के बाद, वहाँ पे प्रोजेक्ट का मिलना और प्रोजेक्ट का ना डूबना के बराबर सी अब स्थिति आ गई है। हाँ, पहले स्थिति जब तक रेरा नहीं था वहाँ पे, तब तक ये स्थिति थी कि वहाँ पे चीजें लोगों को नहीं मिल पाती थी और पैसे वेस्ट हो जाते थे कस्टमर के, और जो लोग फिर बोलते थे कि दिल्ली बेकार है, दिल्ली में मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पे पटना में एक बिहार की, चूंकि मैं बिहार में रहती हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी, बिहार में लैंड पैच की थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पे लोग बड़े बड़े टाउनशिप लेकर के आना चाहें तो वो नहीं लेकर के आ सकते हैं। अगर लीजिंग के लिए भी, अगर यहाँ पे बड़ी कंपनियों को अगर लीजिंग करने के लिए ऑफर दिया जाए, लैंड पैच अगर बड़े बड़े यहाँ प्रोवाइड किया जाए, तो बड़ी कंपनियां यहाँ भी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो वो मौका दिया जाए अपने देश, अपने बिहार के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी। और लोग, जहां तक सवाल है कि दिल्ली में लोग क्यों लेते हैं, तो वजह है फैसिलिटी। वहाँ पे हर चीज है, आपका जो भी चीज हम दिलाते हैं वो हम जेन्युइन दिलाते हैं, ऑथेंटिक दिलाते हैं, और लोग लेकर के खुश रहते हैं, इसलिए लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये चीज है। बिल्कुल, तो लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि कुछ सुविधाएं हैं, जी, उनकी नीड भी है, जरूरत भी है, और सुविधाएं भी दी जाती हैं क्लाइंट्स को, तो इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं और इसका फायदा भी उन्हें मिलता है। अब मदन जी से हम सवाल करेंगे। मदन जी, सबसे जब हम जमीन खरीदते हैं या फिर फ्लैट लेने की बात करते हैं, फाइनेंस का मुद्दा बड़ा होता है, और ऐसे में सवाल यह है कि क्या बैंक फाइनेंस करती है, और जब फाइनेंस हम करते हैं या फिर फाइनेंस लेते हैं तो उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? तो सबसे पहले जो अभी कल्याणी जी बता रही थी, जो इनका जो प्रोजेक्ट है दिल्ली में, तो बिहार के लोग कैसे लेंगे जी। तो बैंक दो चीज को देखती है, एक तो जमीन अगर बिहार में है या आपकी जॉब बिहार में है। तो अगर जमीन दिल्ली में, कोई बात नहीं, आप बिहार में हैं, आपकी IT रिटर्न सब बिहार में जमा हो रही है, तो आपको लोन मिलेगा। उसमें सबसे पहले ITR देखते हैं लोग कि आपकी इनकम ऑफ सोर्स कितनी है। हमेशा लोगों को एक ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि अपने बजट के, अपने जो अगर 25 लाख ले रहे हैं या 50 लाख लोन ले रहे हैं, तो 25% उससे कम लेना चाहिए लोन, क्योंकि अनफोर्सिन कैलकुलेशन बहुत सारी आती है, लाइक रजिस्ट्री है, आपके गृह प्रवेश है, बहुत सारी चीजें आती है, और कभी कभी कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट एस्केलेशन जुड़ जाती है। तो उस वक्त में क्या होता है, लास्ट पोजीशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अभी जो पेपर रिक्वायर्ड होता है, तो सबसे पहले आपके जो 3 साल के IT रिटर्न्स होते हैं उसकी पेपर चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, एक जॉब गारंटी के लिए जॉब का आप जहाँ हैं वहाँ का ID प्रूफ चाहिए, और जो पेपर जिस बिल्डर का ले रहे हैं, जिससे ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, फ्लैट परचेज कर रहे हैं, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स,
और सारे जो उनके पोजीशन वगैरह किस तरह से मिलेगी, कब मिलेगी, जी। उसको ध्यान में रख के करते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं और ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी जब भी आप फाइनेंस करते हैं या लेते हैं। अब जाते जाते, क्योंकि वक्त हमारे पास ज़्यादा नहीं है, एक सवाल कल्याणी जी से करूंगी। कल्याणी जी, भूकंप या फिर कोई ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर होता है या फिर कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उस वक्त जो कह सकते हैं कि क्रिस ब्रिक्स का इस्तेमाल करने से क्या फ्लैट्स का कॉस्टिंग बढ़ जाता है? नहीं, कॉस्ट तो थोड़ा बहुत बढ़ता ही है। एज का तो सारे जगह यूनिवर्सल जो रेट है आपका वही कॉस्ट, ब्रिक्स में तो वही रखना है। लेकिन जो हम मटेरियल यूज करते हैं, जैसे जो हम रॉड यूज कर रहे हैं जिसको छड़ बोलते हैं, वो यूज कर रहे हैं, या फिर हम जो भी सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो वो सब अगर अच्छे क्वालिटी का अगर हम लगाते हैं, ताकि हमारा, और नींव भी हमारा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन करते समय आपका नींव मजबूत होना चाहिए। तो वो सब चीज अगर आपका मजबूत होता है, सॉइल टेस्ट आपका परफेक्ट होता है, तो नेचुरल है कि कॉस्ट तो थोड़ा सा, तो अगर हम अच्छे चीजों को यूज करेंगे तो थोड़ा तो कॉस्ट हमारा डेवलप करेगा ही, मतलब ज्यादा होगा ही होगा। बिल्कुल। और मदन जी से एक सवाल कि मदन जी, जो फ्लैट्स बनाने में छड़ और सीमेंट की जो जरूरतें होती हैं, क्योंकि यही एक चीज है जो हमारे बिल्डिंग को खड़ा करती है, तो इसमें भी लोकल और ब्रांडेड, इसमें क्या फर्क होता है? देखिए, ब्रांडेड, जैसे एक बात करते हैं, आप लोहे की बात करते हैं तो टाटा कंपनी का नाम आता है। तो जो ओर्स, जो आयरन और जमीन से निकलती है, माइनिंग से निकलती है, उससे जो बनती है प्रोडक्ट, तो जनरली लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लाइक टाटा, तो वो लोग उसको जो प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग के थ्रू ब्रांडेड बनती है। और नॉन ब्रांडेड में जो लोग हैं, जिनको भी फैक्ट्रीज बोलते हैं लोग, उसमें क्या होता है कि जो स्क्रैप्स आते हैं, जो लोहा किसी फैक्ट्री से, या जो पुराने जो लोहा है उसको गलाकर, उसको प्यूरिफाई करके, उसको एक अप टू मार्क पे स्ट्रेंथ पे लाने के बाद जो मिनी फैक्ट्रीज बनाती है, उसको लोकल बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो ये दोनों फर्क है, और दोनों में हालांकि कॉस्ट वाइज देखा जाए तो जो वहां से जो निकल कर आती है माइनिंग से, लाइक टाटा, वो सब कम, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है और उसके डायमेंशन सही रहते हैं। लेकिन जो लोकल जो आपके प्रोडक्ट हैं, उसकी साइजेस अच्छी नहीं होती और स्ट्रेंथ अप टू मार्क नहीं रहता है, और कॉस्ट उतना ही पड़ेगा जितना आप ब्रांडेड लेंगे। ब्रांडेड का मतलब कि उनका जो स्ट्रेंथ है, वो कैपेसिटी, वो अप टू मार्क रहता है, जो उनको मेंशन करते हैं वो रहता है। उससे फायदा ये होता है कि जो डिजाइनर होते हैं उसको स्ट्रेंथ वाइज इसके डिजाइन करते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि ब्रांडेड ही यूज करें, जब पैसे उतने ही लग रहे हैं, रुपए उतने ही लग रहे हैं, तो ब्रांडेड यूज। यही सवाल एक बार फिर से कल्याणी जी से पूछना चाहूंगी, आपकी राय भी लेना चाहूंगी कि जो छड़ होते हैं, जो सीमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में क्या फर्क होता है, क्या इस्तेमाल करना चाहिए? हमें तो ब्रांडेड ही यूज करना चाहिए, क्योंकि कल को फिर हमें ये नहीं होना चाहिए ना कि मैंने शायद ये ऐसा यूज किया, इस कारण से ऐसा हुआ। इसलिए हमें लगता है कि हमेशा ब्रांडेड ही यूज करना चाहिए, ताकि हम जो चीज बना करके दे रहे हैं लोगों के लिए, वो लोगों के हित में भी होना चाहिए। लाइफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब होनी है पहले है। कॉस्ट तो थोड़ा सा अप होता है, लेकिन वो लाइफ के रिस्पेक्ट में वो नेग्लिजिबल माना जाता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे खास मेहमान, और इन्होंने बताया कि किस तरह से आपको किन किन चीजों की में सावधानियां बरतनी होगी, किस तरह से परेशानियों से आपको बचना होगा, किन किन चीजों को ध्यान में देना होगा, क्योंकि जब आप अपने सपनों के आशियाने को बनाते हैं तो सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। और ऐसे में हमारे साथ जुड़े थे हमारे खास मेहमान। सबसे पहले तो मैं तीनों का स्वागत करना चाहूंगी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। बड़ौदा से हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़े थे गुरु अधीन जी, उनको मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। सर, आपने डीटीवी भारत को खास समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंजीनियर मदन गुप्ता जी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहूंगी, और मैं कल्याणी गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप यहाँ आए, अपना कीमती समय निकाला, डीटीवी भारत को दिया, और आपने हमारे दर्शकों को उनके हर सवालों का जवाब दिया, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्डिंग बाजार के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और मुझे और मेरे खास मेहमानों को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 8:30